Okay, students, once again, welcome back to the Akash online classes by NG sir. How are you, everyone? After very long time again, I am back. Actually, students, there was some technical problem. My mobile was not working properly. That is why I was not making video and it was not uploading. That is why it took a long time. But now everything is fine. So as you know, we are studying metals and non-metals. आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं. एंड फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ. आई होप देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो एट फर्स्ट द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. बिकॉज यू नो वेन एवर आई विल मेक द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन जो बगल में होगा उसको भी प्रेस करें, घंटे की निशान जो होगी. और वीडियो को लाइक भी करेंगे, अंगूठे के निशान को प्रेस करेंगे, सो दैट आई विल गेट सम एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम यू ऑल गाइस. तो स्टूडेंट्स एज यू नो हम लोग पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में. आज ये दूसरा वीडियो है. तो जो बच्चे हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो को भी हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ को देख लेंगे. और आपको जैसे पता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पहला चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट कर चुका है. दिस इज द सेकंड चैप्टर. ये दूसरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है. तो जो सारे चैप्टर्स को नहीं देखे हैं वो सारे चैप्टर को देख लेंगे, सारे वीडियोस को देख लेंगे ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिर से. ये सेकेंड वीडियो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कशन किया है. जैसे हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. इन विच टू प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड. पहला हम लोगों ने देखा है कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन व्हाट हैपेंस. तो मैंने आप लोग को बताया था कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड टेक्स प्लेस. तो क्या होता है कि मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर, कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तब क्या होता है. तो एज यू नो दैट वाटर जो होता है कोल्ड वाटर भी हो सकते हैं, हॉट वाटर भी हो सकता है और स्टीम भी हो सकता है. तो वो कैसे कौन से मेटल किस तरह के वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है. तो ये डिपेंड करेगा द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. इट विल डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. तो एट फर्स्ट दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई मेटल अगर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करे तो मेटल हाइड्रोक्साइड एलोंग विथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. ये मैं पहली वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ ये सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर से अभी रिमाइंड करवा दे रहा हूं कि जब मेटल जो होते हैं ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है. ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कौन करता है? तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया. सो दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स. जब आप लोग रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज में देखेंगे तो ये सबसे टॉप में होते हैं. तो ये सब जो होते हैं ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ये चीज आपको पता होना चाहिए. क्या वो रिएक्शन करता है? हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एलोंग विथ हाइड्रोजन गैस. लेकिन जब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हो, जब लेस रिएक्टिव मेटल हो, तो वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है. वो गर्म पानी, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा. और जब भी मेटल गर्म पानी या स्टीम के साथ रिएक्शन करे, हॉट वाटर और स्टीम के साथ, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. वहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्मेशन होता है ठंडे पानी के साथ, लेकिन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होगा. ओके गाइस, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, उसी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे सो दैट यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो. तो अगेन वंस अगेन जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका अगला स्लाइड में. ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सेकेंड पेन काम नहीं कर रहा है. बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टील फ्लोट ऑन इट. क्या बोल रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी से भारी होता है, बट स्टिल इट फ्लोट ऑन वाटर. इट फ्लोट ओवर वाटर. ये पानी के ऊपर तैरता है. जब भी हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी के ऊपर रखेंगे तो वो तैरने लगेगा, जबकि वो पानी से इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसे भारी होता है. आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई मेटल आपका पानी के साथ रिएक्ट करता है,
तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये भी हमारा पानी के साथ रिएक्शन करके, अब कैल्शियम क्या है? कैल्शियम आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम भी आपका हाईली नहीं है लेकिन वो मॉडरेट में आती है। तो ये सब क्या है कि जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो जो हाइड्रोजन गैस जो फॉर्मेशन हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम एक सॉलिड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए। तो जैसे ही ये आपको देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि यहाँ वाटर जो है, ये वाटर कोल्ड वाटर है। कैसा वाटर है? ये कोल्ड वाटर है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल में आता है, कंसिडर किया जाता है। तो ये कोल्ड वाटर है। तो कोल्ड वाटर के साथ आपका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका है कि ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जब ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो इसके साथ क्या क्या फॉर्मेशन होगा? और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस is evolved when these metals react with water. It is in the form of bubbles which stick on the metal surface, therefore they float over it. समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीज हम लोग नीचे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और रिएक्ट वेरी स्लोली, लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। एक एक्सेप्शनल है, यू विल नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर लेंगे कि लेड यहां से लेकर के, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये पानी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। क्यों ना हम स्टीम ले ले, स्टीम भी ले लेंगे तब भी ये आपका पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए आप देखते हैं सोने और चांदी का स्पेशली ज्वेलरी बनाया जाता है, कॉपर का आपका इलेक्ट्रिसिटी में वायर के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट ना करे, और ना करता है तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके गाइज, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन पे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो भारी होने के बावजूद भी वो पानी पे तैरता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। क्या फॉर्मेशन हो रही है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस एक बबल्स के रूप में बाहर आती है पानी के, इट कम्स आउट फ्रॉम द वाटर। तो उस बबल के कारण, वो जो बबल जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उस मैग्नीशियम और कैल्शियम के निचले सतह में, निचले सतह से भी बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस हाइड्रोजन गैस के कारण वो पानी के ऊपर उसको तैरता रखता है, जिसके कारण आपका क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका जो है पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो आई होप ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाया गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिविटी होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो होता है इवन ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, और यही कारण है कि आपका इसका यूज ज्वेलरी में किया जाता है, कंडक्टिंग वायर में कॉपर को किया जाता है। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वी विल सी थर्ड प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। पहला हम लोग देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, उसके बाद हम लोगों ने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ डाइल्यूट का मतलब, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि द एसिड विच कंसिस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। सो मेटल्स फॉर्म्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड। क्या बोल रहा है कि जब मेटल आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है along with what? हाइड्रोजन गैस, along with हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होती है। तो ये हो गया मेटल, आप देख सकते हैं कि मेटल है, यहाँ पे मेटल लिया है, मेटल लिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लिया,
तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन किया, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ एलोंग विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ फॉर्मेशन किया। तो हम लोग चलते हैं क्या करके, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब सोडियम, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये सोडियम है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपको इतना पता होगा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम है ये इस हाइड्रोजन को, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। आप लोग पढ़े होंगे इन जूनियर क्लासेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस सोडियम विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है और सोडियम आपको मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये सोडियम जो है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर के फॉर्मेशन करेगा सोडियम क्लोराइड का। किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। जो घरों में हम लोग खाते हैं वो NaCl होती है, उसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला क्या कहते हैं उसको, NaCl। और एलोंग विथ हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से जो डिस्प्लेस हुआ वो बाहर आपका रिलीज हो जाएगा। वो क्या करेगा, आपका बाहर रिलीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप देख रहे होंगे कि सोडियम किस तरह से हाइड्रोडाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन किया और फिर आपका जो है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग देखते हैं और सारे रिएक्शन देखेंगे। ये बैलेंसिंग करना मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि जूनियर क्लासेस आई होप आप लोग को पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा बैलेंसिंग के लिए और मैं आपको वहां पे अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन करेगा तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। देखिए ये जो मैग्नीशियम है इस हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम, दिस मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन, और मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर के क्या फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। What will happen? Hydrogen gas will be released out. So this is what? This is salt. This is also salt. ये भी क्या है, ये एक तरह का सॉल्ट है। NaCl क्या था, कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग घरों में खाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड में कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, अब कुछ एग्जांपल हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेंगे। तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड when zinc react with dilute sulfuric acid. This method is used as laboratory to produce hydrogen gas. इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए लेबोरेटरी में किया जाता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि ये जिंक है, दिस इज जिंक मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, आपको पता होगा। तो ये अगेन दिस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दिस हाइड्रोजन, दिस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दिस हाइड्रोजन। सो दिस जिंक विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन and this zinc will combine with this sulfate ion and it will form zinc sulfate। एक किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, जिंक सल्फेट। है जिंक सल्फेट भी क्या है, आपका सॉल्ट है। ये सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए लेबोरेटरी में किस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाइड्रोजन गैस, यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। क्या बोल रहा है, लेकिन यहां पे क्या बताया है कि जब हमारा कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करे, किसके साथ रिएक्शन करे, नाइट्रिक एसिड के साथ। आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। बट व्हेन एनी मेटल विल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड देन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल नॉट टेक्स प्लेस। व्हाई इट हैपेंस, हाउ इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते किसको है? सो बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दो काम होता है। या तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को देगा किसी को। क्या करेगा? ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन देगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। या तो फिर हाइड्रोजन को ले लेगा। या तो फिर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को ले लेगा। आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े होंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें दो प्रोसेस हो, दो में से कोई एक प्रोसेस हो। क्या? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। आपको पता होना चाहिए क्या होगा? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, अदरवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। दोनों में से कोई एक चीज अगर होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। या दोनों में से कोई एक चीज अगर किसी के द्वारा हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इनटू वाटर एंड itself get reduced to some oxide of nitrogen like nitrous oxide N2O3। ये सब फॉर्मूला याद रख लेना। नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। कहने का मतलब है कि जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है, जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होती है कि जो हाइड्रोजन गैस वहां से जो लिबरेट कर रहा है, जो हाइड्रोजन गैस वहां से जो लिबरेट कर रहा है, oxidizes the hydrogen gas is liberated into water and itself get reduced to some oxide of nitrogen like nitrous oxide। हाँ देखिए क्या बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे? नाइट्रिक एसिड से, HNO3। ओके, तो ये क्या करेगा? ये सोडियम हमारा इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट है। एक सेकंड, अच्छे से लिखा नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ बढ़िया से। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब ये हाइड्रोजन कहाँ गया? यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन नहीं होगा। ये प्लस हाइड्रोजन जो होते हैं लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज तो हो रहा है लेकिन वो हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। वो हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। किसके साथ? किसके साथ हो जा रहा है? तो वो इटसेल्फ रिड्यूस टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसके साथ क्या हो जा रहा है? वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। वो क्या हो रहा है? वो यूज हो जा रहा है। वो बाहर लिबरेट नहीं कर रहा है, वो बाहर रिलीज नहीं हो रहा है, वो उसी के साथ यूज्ड हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने देखा, ये एक्सेप्शनल था कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है मेटल तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं होता है, रिलीज नहीं होता है। अनदर थिंग कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल्स। ये चीज आप नोट डाउन कर लेंगे कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जो होता है इसे नोबल मेटल कहते हैं। और ये जो नोबल मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। दिस डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। आपने पिछला स्लाइड में देखा कि यही सब मेटल था जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, और ये सब एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये नोबल एटम, आपको पता है नोबल गैस, नोबल एटम किसे बोला जाता है? द एलिमेंट विच डू नॉट रिएक्ट विथ एनीवन, जो दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे। तो ये सब चीजों को हमें क्या कहा जाता है? नोबल एटम कहा जाता है। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन द ऑर्डर। ये आपको पता होगा रिएक्टिविटी है, ये मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था। पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। ये तीनों को हाईली रिएक्टिव मेटल बोला जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ये सब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल बोला जाता है। ये फेरस हो गया, आयरन, कॉपर, ये सब सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? अपना लेस रिएक्टिव मेटल बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। अब चलिए हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को बताया था
कि मेटल जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टेक्स प्लेस। मेटल ऑक्साइड वहां पे हमारा बन गया। अब इस मेटल ऑक्साइड का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। मेटल ऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जब ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड ये सब बेसिक इन नेचर होता है। ओके गाइस, तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर ये बेसिक इन नेचर होता है तो आपको पता होगा बेस का आपको प्रॉपर्टीज कि रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, इट कन्वर्ट इनटू ब्लू। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। सो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। बट alkali metal oxides are soluble in water. Alkali metal oxides gives a strong base when dissolved in water. Alkali metal oxides give a strong base when dissolved in water. Alkali metal oxide मतलब अल्कली मेटल ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, अल्कली मेटल ऑक्साइड का मतलब हुआ कि जो आपका वाटर में सॉल्युबल हो। और अल्कली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपका जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन जो मेटल आपको वाटर में सॉल्युबल होता है वो हमारा क्या देता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है ये, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। हम लोग देखते हैं कुछ रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, क्या स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं और वीक बेस किसे कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग उसे कहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो, विच काउजेज बर्निंग, जो बर्निंग काउजेज करता है और जिसमें OH का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, OH का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है, ये सोल्यूबल इन वाटर होता है। ये अल्कली मेटल ऑक्साइड है, आपको मैंने बताया था पीरियोडिक क्लास। अल्कली मेटल ऑक्साइड में थोड़ी सी आपको समझना होगा कि अल्कली मेटल ऑक्साइड कहते हैं किसे हैं। आप लोग को मैंने पढ़ाया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई आई टॉट दैट चैप्टर एट फर्स्ट। तो आपको बताया था ग्रुप वन में जितने भी मेटल होते हैं उसे अल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 1 में जितने भी मेटल होते हैं उसे अल्कली मेटल कहते हैं। तो उस जो ग्रुप 1 के मेटल का जो मेटालिक ऑक्साइड होगा वो अल्कली मेटल ऑक्साइड कहेगा। तो सोडियम आपका ग्रुप 1 का मेटल है तो ये अल्कली मेटल ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड। तो ये वाटर के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ये क्या बनाया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है आपका, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको आप हाथों में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इट काउजेज बर्निंग। अगर इसे हम लोग हाथों में लेंगे तो हमारी हाथें भी जल सकती है। तो वो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो अल्कली मेटल है वही आपका हमारा वाटर में रिएक्टिव होता है, वाटर में रिएक्ट करता है और वाटर में रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। आप देख सकते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके बच्चे, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। ओके, अब रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड विथ वाटर। पोटेशियम भी आपका क्या है, अल्कली मेटल है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो अल्कली मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। आप देख सकते हैं ये पोटेशियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये भी क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेटल ऑक्साइड का, कि रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, ये क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है वो मैं बताता हूँ। ये जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कहलाता है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब पर यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है।
एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होता है ये? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं कि एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट रिएक्ट विथ बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट विथ एन एसिड लाइक अ बेस। ओके बच्चे, तो देखिए जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होता है, क्योंकि ये आपका अल्कली मेटल ऑक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक और एल्युमिनियम आपका ग्रुप 1 में नहीं होता है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं कि जो एसिड के तरह से भी बिहेव करे और बेस की तरह से भी बिहेव करे। एसिड के तरह से भी बिहेव करे और बेस के तरह से भी बिहेव करे, मतलब इट एक्ट एज एसिड एज एन एसिड एज वेल एज इट एक्ट एज अ बेस। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोग समझेंगे कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, देखिए यहां में मैं जिंक के बारे में आपको बता रहा हूं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जिंक ऑक्साइड को प्लस अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि चलिए ये जिंक ऑक्साइड जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बेस के तरह से बिहेव करेगा। किस तरह से बिहेव करेगा? ये आपका बेस के तरह से बिहेव करेगा। और ये बेस और एसिड, आपको पता है कि बेस और एसिड का जब रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या बनाता है? वो सॉल्ट बनाता है और प्लस क्या बनाता है? वाटर बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ये जिंक ऑक्साइड जो है ये जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये बेस की तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन जब यहीं पे हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, लेकिन जब इसी जिंक ऑक्साइड को यहां पे अगर हम किसी बेस को ले लेते हैं तो ये क्या रिएक्शन, ये किस तरह से बिहेव करेगा? ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड आपका एक समय एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है, एक समय बेस की तरह से बिहेव कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी सेम केस होता है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम लोग चलते हैं एग्जांपल से, देख सकते हैं ऊपर में एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे ये बेस लिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो ये क्या करेगा? एसिड के जैसा रिएक्ट करेगा। ये क्या करेगा? यहाँ पे एसिड के जैसा रिएक्ट करेगा। और देखिए ये क्या बनाया? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, कौन सा रिएक्शन कहते हैं उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है? जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो। तो ये बेस है, तो ये ऑटोमेटिक आपका किस तरह से बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। तब इस केस में ये जो है ये बेस की तरह से बिहेव करने लगा है। आप देख सकते हैं ये जिंक क्लोराइड है। ये क्या है? सॉल्ट है। स्टूडेंट्स ये जिंक क्लोराइड है, क्या है? सॉल्ट है प्लस वाटर है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जिंक ऑक्साइड यहाँ पे एसिड की तरह से बिहेव किया और ये जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बेस की तरह से बिहेव किया। तो इस नेचर के कारण बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जिंक ऑक्साइड्स और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण आपका इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये Al2O3 का आपको इस तरह का 2 एग्जाम्पल दिखाना है कि एक जगह पे वो आप क्या करेंगे, इसके साथ एक बार बेस लेंगे NaOH ले लेंगे और एक बार इसके साथ एसिड ले लेंगे HCl ले लेंगे और तब रिएक्शन करके दिखाएंगे, आप लोग दिखाएंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आप लोग बना करके मुझे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। बच्चों। तो आज हम लोगों ने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हम लोगों ने इसे आज पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, और उसके बाद हम लोग मेटल ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा।
तो यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लेंगे, यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको आप लोग गौर से देखेंगे, नोट्स भी बनाते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, जो अंगूठे के निशान है उसको प्रेस भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।